नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष की रात्रिकालीन इस कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। विशेष रूप से आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की, और करंट अफेयर्स में आप देख ही रहे हो कि ये आपकी लगभग तीसरी वीडियो है। कल हमने सामान्य चर्चा पर चर्चा की थी आपके साथ, और बहुत सारे आपके बिंदु थे जिनको हमने संज्ञान में लिया था, जिनको देखा था। कुछ में कुछ प्रश्नों के जवाब भी आज देने हैं। तो रात्रि 11 बजे जो आपकी कक्षा होती है, उसके बाद जब ये आपकी कक्षा समाप्त होती है, उसी के तुरंत बाद फेसबुक पेज पर हम लाइव होते हैं। और फेसबुक पेज पर विशेष रूप से आज से संबंधित, जो आज आप पढ़ने जा रहे हो, इससे संबंधित कोई डाउट है तो फेसबुक पेज पर आप जुड़ सकते हो। आज से मैंने बोला था प्रतिदिन 20 प्रश्नों का हमें अध्ययन करना है, तो एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो। अब यहाँ पे विविध संदर्भों के प्रश्न होंगे। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रश्न राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित हों, जरूरी नहीं है कि सभी के सभी प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित हों, जरूरी नहीं है कि सभी के सभी प्रश्न राज्य विशेष से संबंधित हों। ठीक है, मिला जुला है। मैंने आपको बोला है कि मैं 600 प्रश्नों का अध्ययन कराऊंगा, और इन्हीं 600 प्रश्नों से आपके पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट कराऊंगा। कैसे, आइए देखते हैं। 11 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है। यहाँ पे बोला जा रहा है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो आपको बताना है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनमें से किसको मिला है, ये आपको बताना है। 4 नाम यहाँ पे दिए हुए हैं: डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, गुइडे डब्ल्यू एम्बेंस या उपयुक्त सभी। इनमें से किसको जो है वो स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए बताएं, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए गए हैं। 4 विकल्प दिए हुए हैं, और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो नोबेल पुरस्कारों को आपने अच्छे से देखा रहा होगा। यदि अच्छे से देखा है तो जवाब भी आपका बनता है। चलो बताएं, इनमें से कौन सा सही है, बताएं इनमें से कौन सा सही है। देखो, इसका उत्तर है डी विकल्प, उपयुक्त सभी लोगों को इनमें से मिला है। ठीक है, अब यदि सभी लोगों को मिला है, मिले तीनों लोगों को मिला है सहभागिता में, गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और डेविड कार्ड, तीनों लोगों को मिला है, अच्छी बात है। लेकिन आपको बता दें, सामान्य तौर पे यदि हम देखें तो नोबेल जो पुरस्कार होता है वो अर्थशास्त्र के लिए दिया ही नहीं जाता है। अर्थशास्त्र के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, उस पुरस्कार का नाम आपको पता होना चाहिए। उसका नाम है, ये नाम आप नोट कर लीजिएगा, इस रिक्स बैंक पुरस्कार। रिक्स बैंक पुरस्कार क्या नाम है? स्वेजेस रिक्स बैंक पुरस्कार। ये एक पुरस्कार है, आपको बता दें। और ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? स्वेरिजेस रिक्स बैंक द्वारा दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी पुरस्कार को, स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार को ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्योंकि नोबेल की कैटेगरी में अर्थशास्त्र का पुरस्कार नहीं आता, अर्थशास्त्र की कैटेगरी में। तो अर्थशास्त्र के लिए जो नोबेल दिया जाता है उसको मूलतः नाम दिया जाता है स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार, और इसी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि इसकी स्थापना, इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1968 में हुई थी, और पहली बार ये पुरस्कार 1969 में दिया गया था। ठीक है, वर्ष 1968 में स्थापना हुई थी, 1969 में पहली बार दिया गया था, और इसे ही अर्थशास्त्र का नोबेल कहा जाता है। ठीक है, अब अगर बात हो रही है नोबेल पुरस्कार की, तो आप जानते हो नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। आपको पता होगा कि अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के माध्यम से वर्ष 1895 में 5 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। कितने श्रेणियों में? 5 श्रेणियों में। सिर्फ 5 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और ये 5 श्रेणियां कौन कौन सी हैं?
रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी और मेडिसिन, ये 5 श्रेणियां हैं। इन्हीं 5 श्रेणियों में दिया जाता है। 5 श्रेणियां रट लीजिएगा। रसायन, भौतिकी में शांति का, साहित्य का और मेडिसिन का क्षेत्र है। इसमें अर्थशास्त्र शामिल नहीं है, क्योंकि जो अर्थशास्त्र का पुरस्कार है उसको बोलते हैं स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको यहां से होनी चाहिए। आपको बता दें कि यह 1901 से दिया जा रहा है। वर्ष 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल जिसको कहते हैं, ये पहली बार वर्ष 1969 में दिया गया था, भी आपको पता होना चाहिए। भारतीयों में यदि हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, रविंद्रनाथ टैगोर के बाद सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में, इसके बाद वर्ष 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए, इसके बाद 1979 में मदर टेरेसा को, 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए, फिर 1998 में अमर्त्य सेन को और 2009 में वेंकट रमन रामाकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में, और 2014 में जो लेटेस्ट है सबसे आप कह सकते हो कैलाश सत्यार्थी को, जो कि दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल शांति पुरस्कार। और कैलाश सत्यार्थी के बारे में आपको बता दें, बचपन बचाओ आंदोलन और गुड्स बीव फाउंडेशन से ये जुड़े हुए हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। आप यह भी याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया कि नोबेल का पुरस्कार 5 कैटेगरियों में दिया जाता है। ठीक है, आपने रट लिया, 5 कैटेगरी में दिया जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि नोबेल का जो शांति पुरस्कार होता है वो नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। बाकी के सभी पुरस्कार 4 स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन जो शांति पुरस्कार होता है नोबेल का वो नॉर्वे द्वारा दिया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में इतना याद रखिएगा कि जो डायनामाइट आप प्रयोग करते हैं विभिन्न खदानों में, तो डायनामाइट का जो प्रयोग कर रहे हैं आज, वो अल्फ्रेड नोबेल की देन है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक प्रश्न से इतनी जानकारी हुई, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है 7 अक्टूबर 2021 को किसे वर्ष 2021 के साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। बोला जा रहा है साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। 4 विकल्प हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि साहित्य का नोबेल किसको मिला है। 4 विकल्प कौन कौन से हैं? लुई ग्लक, अब्दुल रज्जाक गुरनाह, टोनी मॉरिसन, बुले सोमपिका। आपको बता दें इसका सही उत्तर है अब्दुल रज्जाक गुरनाह, इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नोबेल पुरस्कार आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं तो अगला आता है 8 अक्टूबर वर्ष 2021 को किसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है ये आपको बताना है। आपको पता होगा पिछले दिनों मैंने बताया था कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है विशेष रूप से 2 लोगों को मिला है। दोनों के दोनों पत्रकार हैं। एक पत्रकार संबंधित है फिलीपींस से, एक पत्रकार संबंधित है रसिया से। फिलीपींस से कौन संबंधित है? पत्रकार मारिया रेसा। मारिया रेसा ये संबंधित है फिलीपींस से। दमित्री मुराटो ये संबंधित हैं रसिया से। तो 2 पत्रकारों को इनकी बहादुरी के लिए जो है नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें पिछली बार इसको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। अब यहाँ पे बात हो रही है पत्रकारों की, क्योंकि इन देशों में पत्रकारों की बहुत ही बुरी स्थिति है। ठीक है, अब ऐसे में आपको एक सूचकांक याद आना चाहिए। कौन सा सूचकांक याद आना चाहिए? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 याद आना चाहिए। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के अंतर्गत सबसे पहले आपको याद आना चाहिए फिलीपींस। फिलीपींस याद आना चाहिए। और फिलीपींस की यदि हम बात करें तो इसका स्थान था 138वां, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है भारत। भारत का स्थान था इसमें 142वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। तीसरा नंबर याद रखना है रूस, क्योंकि रूस चर्चा में है दमित्री मुराटो की वजह से। तो रूस जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150वें स्थान पर है। तो ये तीनों पता होना चाहिए कि फिलीपींस 138वें स्थान पे, भारत 142वें स्थान पे, रूस 150वें स्थान पे है। और ये जो रैंकिंग की गई थी ये कुल 180 देशों की रैंकिंग की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। टॉप पे कौन है? पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है नॉर्वे।
ठीक है। दूसरे स्थान पे कौन है? फिनलैंड। तीसरे स्थान पे कौन है? डेनमार्क। तो नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क को भी याद रखना है, जो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर विद्यमान है। साथ ही साथ आपने देख लिया विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, क्योंकि ये दोनों प्रेस से जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं, इसलिए हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को देख रहे हैं। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। इतनी जानकारी आपको यहां से होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र के लिए जो नोबेल की घोषणा की गई है उनमें से कौन सा सही है? मतलब रसायन के क्षेत्र में जो नोबेल दिया गया है उसके संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है इस वर्ष यह पुरस्कार 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। दूसरा कह रहा है यह पुरस्कार जर्मन डेविड W.C. मैकमिलन को प्रदान किया गया। तीसरा कह रहा है इनमें यह पुरस्कार एशियोमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिसिस के विकास के लिए दिया गया है, या उपयुक्त सभी कथन सही है। अब इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो चलें बताएं, इनमें से कौन से कथन रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में नोबेल के संदर्भ में सही हैं, ये आपको बताना है। सबसे पहली बात कि क्या यह 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है? जी हाँ, यह 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है, मतलब पहला कथन आपका सही है। कौन कौन से वैज्ञानिक हैं? जर्मन वैज्ञानिक हैं बेंजामिन लिस्ट, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, बेंजामिन लिस्ट, ये जर्मन वैज्ञानिक हैं। दूसरा नाम इसमें आता है अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड W.C. मैकमिलन, डेविड W.C. मैकमिलन। ठीक है। अब देखो, पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन क्या कह रहा है कि यह पुरस्कार जर्मन डेविड W.C. मैकमिलन को प्रदान किया गया। यह भी सही है, क्योंकि इनको तो मिला है ना। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है? इन्हें यह पुरस्कार एशियोमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिसिस के विकास के लिए दिया जाएगा। जी हाँ, सत्य है, मतलब उपयुक्त सभी। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है। चलिए, तो इतना याद रखना है, इस कथन पे मत जाइए, नहीं याद करना। इतना याद रखो कि बेंजामिन लिस्ट और डेविड W.C. मैकमिलन को यह पुरस्कार दिया गया है। क्या? रसायन के क्षेत्र में नोबेल का। आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोला गया है कि वर्ष 2021 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार हैं, दिए गए हैं, उनसे संबंधित कथनों का चुनाव करना है। मतलब अब आपको पता होना चाहिए कि भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल दिया गया है उसके बारे में। पहला कह रहा है इस वर्ष यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। तीसरा कह रहा है यह पुरस्कार जापान में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक इस्क्यूरो मनाबे, जर्मन वैज्ञानिक क्लाउस हैसलमैन और इटालियन वैज्ञानिक जियोर्जियो पोर्सी को प्रदान किया गया। तीसरा कह रहा है कि इस्क्यूरो मनाबे और क्लाउस हैसलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मानन के कार्यों के लिए चुना गया। तीसरा कह रहा है जियोर्जिया पोर्सी को परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंड तक भौतिकी प्रणालियों के विकास और उतार चढ़ाव के लिए यह पुरस्कृत किया गया है। तो कहने का मतलब है, सबसे पहली बात तो आपको नाम पता होना चाहिए कि किनको किनको दिया गया है। तो आपको बता दें, इनमें से 3 जो नाम हैं, इन तीनों को मिला, मतलब पहला कथन सही है कि 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह जो है मिला है इस्क्यूरो मनाबे तथा जर्मन वैज्ञानिक क्लाउस हैसलमैन को। ये दोनों नाम सही हैं और इनके जो क्षेत्र दिए हुए हैं वो भी सही हैं। तीसरा कह रहा है कि तीसरा नाम इसमें आता है कि जियोर्जिया पोर्सी, तो इनको भी मिला है। तो कुल 3 वैज्ञानिकोों को मिला है, ये आपको याद रखना है। पहला याद रखना है इस्क्यूरो मनाबे, दूसरा याद रखना है क्लाउस हैसलमैन, तीसरा नाम याद रखना है जियोर्जियो पोर्सी। ये तीनों नाम याद रखना है और इसलिए इसका डी विकल्प सही उत्तर होगा। ठीक है। कथन पे नहीं परेशान होना, सिर्फ हमें इतना याद रख लेना है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल किसको मिला, ठीक है, रसायन के क्षेत्र में नोबेल किसको मिला, शांति के क्षेत्र में नोबेल किसको मिला, ये कैटेगरी हमें नोट करके आगे बढ़ना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 6 कह रहा है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल के बारे में। अब चिकित्सा विज्ञान के नोबेल के बारे में आइए देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इस वर्ष यह पुरस्कार, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल की बात हो रही है, इस वर्ष यह पुरस्कार 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया जाएगा। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक हैं डेविड जूलियर और अर्डेम पटापाउटियन। एकदम सत्य है, डेविड जूलियर और अर्डेम पटापाउनियन को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इनकी खोज के बारे में भी सही व्याख्या की गई है और संयुक्त रूप से दिया जा रहा है, मतलब यहाँ भी डी विकल्प सही उत्तर है। कहने का मतलब है कि सिर्फ आपको इतनी जानकारी रखनी है कि किसको किस क्षेत्र में मिला है। ठीक है, 5 कैटेगरी मुख्य रूप से हैं, उन 5 कैटेगरी में किसको क्या मिला है वो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, और उसको अपने स्टडी टेबल के सामने रखना है, तो चीज़ें आपकी बेहतर रहेंगी। और याद रखिएगा, यदि कहीं पर कोई डाउट होता है तो क्लास के बाद के डाउट सेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 से 16 जनवरी 2022 के मध्य 30वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2022 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसकी थीम क्या है? वर्तमान समय में प्रगति मैदान की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड फेयर चल रहा है और ये शायद 40वां वर्ल्ड ट्रेड फेयर है और विश्व पुस्तक मेला तो समाप्त हो गया है। तो बोला जा रहा है कि इसकी थीम क्या थी? आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन, आत्मनिर्भर भारत या स्वच्छ देश स्वच्छ जलवायु। इसकी थीम क्या थी ये आपको बताना है। चलें बताएं। देखो, इस पुस्तक मेले की जो थीम थी वो था आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्या था? आज़ादी का अमृत महोत्सव इसकी थीम थी, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि हमारी 75वीं वर्षगांठ पर 75 सप्ताह पहले ही आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया है। 75वीं वर्षगांठ के 75 सप्ताह पहले ही यह महोत्सव शुरू किया गया है। आप जानते होंगे कि 12 मार्च 1930, तिथि याद रखना है, 12 मार्च 1930 ये तिथि महत्वपूर्ण है। इस दिन नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। 2020 में, वर्ष 2020 में आपके नमक सत्याग्रह के 91 वर्ष जो है वो पूरे हो गए हैं और 91 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। तो नमक सत्याग्रह के 91 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव की शुरुआत साबरमती आश्रम से की थी, ये आपको पता होना चाहिए। ये कब तक जारी रहेगा? ये जो शुरुआत हुई है यदि हम बात करें तो 15, ये 1 वर्ष के लिए शुरुआत किया गया है। 15 अगस्त 2022 से शुरू हुआ है और ये 15 अगस्त 2023 तक अनवरत जारी रहेगा। मतलब इस 1 वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में विभिन्न संगठनों द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। अब ये 2023 तक क्यों चल रहा है? क्योंकि इस दिन हमें 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ठीक है, 75 वर्ष हमारी स्वतंत्रता के पूरे हो रहे हैं। कब? 2023 में। इसीलिए यह 1 साल पहले से ही यह महोत्सव शुरू किया गया है। आपको बता दें इसकी शुरुआत दांडी तक पद यात्रा के माध्यम से की गई थी। इसमें भारत के कैबिनेट मंत्री थे जिन्होंने दांडी तक की पद यात्रा की थी और याद किया था कि किस प्रकार से 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी ने यह यात्रा साबरमती से दांडी तक की थी। आपको पता होगा महात्मा गांधी 24 दिनों की यात्रा के बाद साबरमती से दांडी पहुंचे थे। 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने कानून तोड़ा था और पश्चिमोत्तर भाग में इस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र में यदुनाग ने किया था। दक्षिणी भारत में यदि बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने इसका नेतृत्व प्रदान किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि हमारी आज़ादी को वर्ष 2023 में 75 साल पूरे हो जा रहे हैं और 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो यही बुक फेयर की भी थीम थी। इसको बताएं।
देखो 14 से 27 नवंबर 2021 में ये सेम प्रश्न है, कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। 8 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में राष्ट्रव्यापी नदी तटीय कार्यक्रम का शुरुआत किया? राष्ट्रव्यापी नदी तटीय जो एक कार्यक्रम है, मुख्य रूप से जो इसका उद्देश्य होता है, यदि हम बात करें इसका जो उद्देश्य है उसकी यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि यह प्रमुखता से जो ये आपको देखने को मिल रहा है, इसका उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे किसान इससे जुड़े हुए हैं, जो हमारे किसान आप कह सकते हो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं, उनकी आजीविका को समृद्ध करना है। इसका उद्देश्य उनकी आजीविका को बढ़ाना है, किसी भी तरीके से उनकी आजीविका को बढ़ाना है। और इसमें क्या कर रहे हैं कि नदी जो हैं, जो विभिन्न नदियां हैं, उनमें किस प्रकार से हम मत्स्य पालन को लेकर चीज़ों को आगे बढ़ सकते हैं, उनमें मत्स्य पालक जो किसान हैं उनको जागरूक करना, उससे संबंधित सुविधाओं को उनको उपलब्ध कराना, इन सब चीज़ों को फोकस किया जा रहा है। और इन सब चीज़ों को इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बोला गया था कि किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी। तो किसानों की आमदनी को दोगुना करने की दिशा में ये कार्य किए जा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। विशेष रूप से आपको बता दें कि ये कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई है? इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश में। अब अगर उत्तर प्रदेश में हुई है तो उत्तर प्रदेश आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अभी योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल यहाँ के हैं आनंदीबेन पटेल। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ जो है ये गोमती नदी के तट पर स्थित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की जब आप बात करते हो तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री रहने से पूर्व ये गोरखपुर से लगातार सांसद हुआ करते थे। गोरखपुर से ये सांसद थे। गोरखपुर की यदि हम बात करते हैं तो गोरखपुर से आपको याद आना चाहिए चौरी चौरा। क्यों याद आना चाहिए? क्योंकि चौरी चौरा भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जहां पर असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। 4 फरवरी 1922 की ये घटना थी और इसी के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा की घटना के बाद हिमालय जैसी बड़ी भूल बताया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। गोरखपुर की यदि हम बात करें तो गोरखपुर में बाबा गंभीरनाथ स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र भी बन रहा है। बाबा गंभीरनाथ स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र भी बन रहा है। आप जानते होंगे पिछले दिनों यदि आपने समाचार पत्रों को देखा होगा तो आप देखने को पाए होंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस की भी चर्चा हो रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। यह एक्सप्रेस वे गाजीपुर को जोड़ता है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है उससे जोड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय जो है वो गोरखपुर में बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे राज्य के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसको एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, आपको बताना है। एक जिला एक उत्पाद का कंगना रनौत, विद्या बालन, पंकज त्रिपाठी, हेमा मालिनी। आपको बता दें ये वही शख्स हैं जिनके लिए आज़ादी 2014 में मिली थी। कहने का मतलब मानसिक रूप से संतुलन खो चुकी कंगना रनौत इस कार्यक्रम की, इस ब्रांड आप कह सकते हो एक जिला एक उत्पाद की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, आपको बता दें एक जिला एक उत्पाद के बारे में कि जैसे गोरखपुर है, गोरखपुर जो जिला है यहाँ का टेरीकोटा बहुत प्रसिद्ध है, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आता है। गोरखपुर का टेरीकोटा हो गया। शाहजहांपुर है, शाहजहांपुर का हो गया जरी जरदोजी, ये आपको पता होना चाहिए। शाहजहांपुर के बाद यदि आप देखोगे तो लखनऊ पूछा जाता है। लखनऊ की चिकनकारी पूछा जाता है। चिकनकारी कहाँ की मशहूर है? तो चिकनकारी जो है ये लखनऊ की मशहूर है। इसके साथ साथ आपसे पूछा जाएगा कि पीतल नगरी कौन सी है उत्तर प्रदेश में, तो आपको पता होगा मुरादाबाद जो है ये पीतल नगरी है उत्तर प्रदेश की, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें उत्तर प्रदेश में एक जिला है अलीगढ़। अलीगढ़ में एक नया विश्वविद्यालय बन रहा है जिसका नाम होगा
राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें उत्तर प्रदेश में मथुरा भी है। मथुरा में एक नई स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बन रही है जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11 बोला जा रहा है कि 8 अक्टूबर 2021 को किसने पत्तन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप डाउनलोड किया। मतलब माई पोर्ट ऐप के माध्यम से किसी भी बंदरगाह के बारे में आप संपूर्ण जानकारी कर सकते हैं। तो यह ऐप किसने जारी किया? निश्चित रूप से उससे संबंधित जो मंत्री होंगे उनके द्वारा ही जारी किया जाएगा। तो आप जानते हो वर्तमान समय में हमारे जो मंत्री हैं, शिपिंग मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। तो ये ऐप किसने जारी किया? सर्बानंद सोनोवाल ने जारी किया, ये आपको पता होना चाहिए। भारत के कुछ मेजर पोर्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे पूछा जाता है परीक्षाओं में, आपके पूछा जाता है कि पारादीप पोर्ट कहाँ पे है, तो आपको बताना है उड़ीसा। आपसे पूछ लिया जाए कि मुर्मुगांव पोर्ट कहाँ पे है, तो आपको बताना है गोवा। आपसे पूछ लिया जाए नेहवा सेवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तो आपको बताना है महाराष्ट्र। और याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको पहले नेहवा सेवा बोलते थे, ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, यह भी आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है तूतीकोरिन पोर्ट कहां पे है, तो आपको जवाब देना है तमिलनाडु। आपसे पूछा जा सकता है एन्नोर पोर्ट, जिसका नाम बदलकर रख दिया गया है कामराजार पोर्ट, तो कामराजार पोर्ट भी तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। इसका दूसरा नाम था एन्नोर पोर्ट, यह भी पता होना चाहिए। और साथ ही साथ यह भी पता होना चाहिए आज की तिथि में भारत में 13 मेजर पोर्ट हैं और सबसे नवीनतम जो बन रहा है वह है बधावन पोर्ट, यह आपको पता होना चाहिए, जिसको 2030 तक बनने की पूरा संभावना है। इसके साथ साथ एक और पूछा जाता है बिजाग पोर्ट, तो याद रखिएगा बिजाग पोर्ट जो है वो विशाखापट्टनम पोर्ट को बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं विश्व कपास दिवस क्या मनाया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें एक जानकारी आप रख लीजिएगा, क्योंकि आप बिहार की तैयारी कर रहे हो, बिहार से संबंधित जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, तो याद रखिएगा क्योंकि IITF इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है प्रगति मैदान में। और भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार जो पार्टनर स्टेट है वो है बिहार। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में पार्टनर स्टेट है बिहार। और यदि पार्टनर स्टेट के बाद फोकस स्टेट की बात करें तो फोकस स्टेट में भी झारखंड और उत्तर प्रदेश शामिल है। तो याद रखिएगा पार्टनर स्टेट है बिहार, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, इतना याद रखना है। 44वां संस्करण है इस बार और 44वें संस्करण का आयोजन किया गया है। ठीक है, कहां होता है? प्रगति मैदान में होता है, हर बार प्रगति मैदान में ही होता है। तो ये जवाब नहीं बदलेगा क्योंकि हर बार प्रगति मैदान में ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। बोला गया है विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए बताइए भैया लोग, विश्व कपास दिवस हम कब मनाते हैं। चलें, विश्व कपास, जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आपके डाउट हैं आज की कक्षा से संबंधित, फेसबुक पेज पर आपकी क्लास के तुरंत बाद लाइव होगा। आजाद BPSC एकेडमी के नाम से फेसबुक पेज है, उस पर जुड़ें और अपने डाउट को क्लियर करें। बताएं विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है। 7 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। देखो विश्व कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। ठीक है, आपको बता दें कि कपास विशेष रूप से आप जानते हो नकदी फसल है। कुल की यदि हम बात करें तो आप याद रखिएगा मालवेसी कुल की फसल है कपास, मालवेसी कुल की फसल है। कपास की जो प्रजातियां पाई जाती हैं, 2 प्रजातियां आपको देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी देखने को मिलती हैं? एक का नाम है गासीपियाम, गासीपियाम, गासीपियाम अर्बोरियम, गासीपियाम अर्बोरियम। दूसरी आपको प्रजाति देखने को मिलेगी गासीपियाम हर्बेरियम। ठीक है, तो ये 2 प्रजातियां आपको देखने को मिलेगी, गासीपियाम अर्बोरियम और गासीपियाम हर्बोरियम। ये 2 प्रजातियां आपको कपास की देखने को मिलती हैं। और आपको बता दें एक तीसरा है जिसको बोलते हैं अमेरिकन कपास। ठीक है, अमेरिकन कपास।
अब देखो इसमें ये जो अमेरिकन कपास है ये तो हो गई विदेशी प्रजाति, और ये जो गॉसिपियम आर्बोरियम है और गॉसिपियम हर्बेरियम है ये दोनों की दोनों देसी प्रजाति हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब दो किस्में इसकी पाई जाती हैं, एक देसी किस्म हो गई जिसमें ये दोनों आते हैं, एक विदेशी किस्म हो गई जिसमें अमेरिकन कपास आता है। ये आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए वर्ल्ड कॉटन डे जो मनाने का शुरुआत की गई ये 2019 से किया गया, मतलब इससे पहले नहीं मनाया जाता था। 2019 से ही विश्व कपास दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यह भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे ज्यादा रकबे पर कपास की खेती होती है। भारत में सबसे ज्यादा रकबे पर कपास की खेती होती है, और भारत में यदि हम बात करें तो 360 लाख गांठ जो है वो कपास पैदा किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो 6.12 मिलियन मीट्रिक टन। भारत में 6.12 मिलियन मीट्रिक टन कपास का उत्पादन किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। विश्व में पैदा होने वाले कपास से तुलना की जाए तो विश्व में पैदा होने वाले कपास का 2.5% हिस्सा भारत में पैदा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है कपास का, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। कपास की ये प्रजातियां आपको याद रखनी है। तो इस तरह से जब हम पढ़ेंगे, एक प्रश्न पढ़ेंगे, उससे जुड़े हुए विविध फैक्ट को देखेंगे तो हमारी चीजें बेहतर होंगी। सिर्फ हम 20 प्रश्न तक सीमित नहीं रहेंगे एक चर्चा में, वो बढ़कर 100 में 150 में चली जाएगी, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए आप 5 से 10 फैक्ट तो अवश्य देखते हैं। चलें अगली बात करते हैं। अगला बोला जा रहा है कि 7 से 20 अक्टूबर 2020 के मध्य किन दो देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर, बोला जा रहा है अजय वारियर जो है ये किन देशों के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसको उत्तराखंड के चौबाटिया में जो है आयोजित किया गया था। कौन कौन सा है? भारत बांग्लादेश, भारत जापान, भारत यूके, भारत रूस। इसका सही जवाब क्या होगा? चौबाटिया में अजय वारियर सैन्य अभ्यास किसके बीच किया गया था, या अजय वारियर हम किसके साथ करते हैं यही बता दीजिए। तो देखो अजय वारियर की बात हो रही है। अजय वारियर जो अभ्यास है ये भारत और यूके के बीच होता है। किसके बीच? भारत और यूके के बीच होता है। कुछ और अन्य सैन्य अभ्यास मैं बता रहा हूं, मैं सिर्फ नाम लिखूंगा और आप जवाब दोगे कि इसका जवाब क्या होगा। उदाहरण के रूप में जायद तलवार जो इस वर्ष हुए हैं उन्हीं की बात हम करेंगे। जायद तलवार ये सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और किस देश के बीच होता है ये आपको बताना है। मालाबार सैन्य अभ्यास किनके बीच होता है ये आपको बताना है। इसके बाद आपको बताना है ब्रज प्रहार किसके बीच होता है ये आपको बताना है। ब्रज प्रहार के बाद आपको वरुण बताना है, वरुण किसके बीच होता है। वरुण के बाद आपको बताना है आभासी TTX सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है। इसके बाद आपको बताना है अलमोहद अल हिंदी, कई बार मैंने बताया आपको अलमोहद अल हिंदी किसके बीच हुआ है, ठीक है। इसके बाद दो और हैं, अगला है डस्टलिक DUSTLIK डस्टलिक, और अगला है खंजर। तो अब बताएं किसके बीच कौन सा होता है। जायद तलवार किनके बीच होता है? जायद तलवार भारत और UAE के बीच होता है। मालाबार किसके बीच होता है? मालाबार मल्टीनेशनल है, भारत जापान USA और ऑस्ट्रेलिया। ब्रज प्रहार किसके बीच होता है? भारत USA के बीच होता है। वरुण सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? भारत, अब इसमें UAE भी जुड़ गया, भारत UAE और फ्रांस के बीच होता है। आभासी TTX किसके बीच होता है? मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया और भारत हो गया। अलमोहद अल हिंदी किसके बीच हुआ है? भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है, ठीक है। डस्टलिक किसके बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। खंजर किसके साथ हम करते हैं? भारत और किर्गिस्तान के साथ करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2021 में 2000 प्रमुख रूप से जो ये सैन्य अभ्यास हैं ये विशेष रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सभी के सभी सैन्य अभ्यास इस वर्ष में हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला जा रहा है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब पहले मलेरिया रोधी टीके की सिफारिश की? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया रोधी टीके की सिफारिश कब की आपको बताना है,
ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो आपको बता दें इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और टेड्रोस अधानो इसके वर्तमान समय में प्रमुख हैं। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब दूसरी बात हो रही है यहाँ पे मलेरिया की। मलेरिया, तो मलेरिया के बारे में सबको पता होगा कि मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से फैलता है और प्लाज्मोडियम परजीवी का जो वाहक होता है वो एनोफिलीज जो है वो मादा मच्छर होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है 6 अक्टूबर 2021, ए विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, चलिए, और आपको यह भी याद रखना है भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक मलेरिया मुक्त होना। इसको बताएं। 30 सितंबर 2021 को जारी IIFF वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच में कौन से सीजन, जो मतलब कहने का है जो भारत के समृद्ध व्यक्ति हैं, अमीर व्यक्ति हैं, उनकी जो सूची आई है उसमें पूछा जा रहा है कि शीर्ष स्थान पर कौन सा है, आपको बताना है। गौतम अडानी एवं परिवार, मुकेश अंबानी एवं परिवार, दिलीप सांघवी, अजीम प्रेमजी। तो इसका सही उत्तर है मुकेश अंबानी। ठीक है, चले अगला प्रश्न। 7 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है? किसकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है, आपको बताना है। किस केस में? लखीमपुर खीरी हिंसा में। न्यायमूर्ति BK नारायण, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा, न्यायमूर्ति राजीव अग्रवाल, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। तो आपको बताना है कि किसकी अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई है। बताएं, जांच कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है? देखो, इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, डी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, आप बात कर रहे हो लखीमपुर खीरी की, तो आपको बता दें लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, तो दुधवा नेशनल पार्क याद रखिएगा, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की जब हम वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं तो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको याद रखना है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों याद रखना है? क्योंकि हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है वो डॉल्फिन रिजर्व बनाया जा रहा है और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपको मेरठ में देखने को मिलेगी, यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह पता होना चाहिए कि जब बात कर रहे हैं हम डॉल्फिन की, तो एक डॉल्फिन और भी है जिसको बोलते हैं सिंधु नदी डॉल्फिन। सिंधु नदी डॉल्फिन विशेष रूप से पंजाब में पाई जाती है, पंजाब के ब्यास नदी में पाई जाती है और ये पंजाब का जलीय जीव भी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में किसे SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? SDG प्रोग्रेस अवार्ड से मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में किसने सबसे अच्छा काम किया है? इन चारों में से आपको बताना। नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, शेख हसीना, स्कॉट मॉरिसन, किसने सबसे अच्छा काम किया है जिसको पुरस्कृत किया गया है, आपको बताना है। चले बताएं। देखो, इसका सही उत्तर है शेख हसीना। बांग्लादेश ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की दिशा में बहुत बेहतर ढंग से काम किया है, तो ये पुरस्कार मिला है शेख हसीना को। ठीक है, सी विकल्प सही है। और आप जानते हो शेख हसीना क्या है? प्रधानमंत्री है। कहाँ की प्रधानमंत्री है? बांग्लादेश की है। राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका, इतना आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होगा पिछले दिनों भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर फोर्स के माध्यम से, सेनाओं के माध्यम से साइकिल रैली भी निकाली गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ का एक बच्चा है सदत रहमान, पूछा जा सकता है कभी। सदत रहमान एक छोटा सा बच्चा है जिसने साइबर बुलिंग को रोकने के लिए कार्य किया और उसको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यहाँ पे चटगांव और मोंगला नामक दो पोर्ट भी हैं। चटगांव और मोंगला, ये इनके दो प्रमुख पोर्ट हैं। और चटगांव से याद आना चाहिए, चिटगांव शस्त्रागार लूटकांड आपको याद आना चाहिए। मास्टर दा के नाम से किसको जाना जाता था? सूर्यसेन को जाना जाता था, जिन्होंने इस लूट को अंजाम दिया था। तो यह भी आपको याद आना चाहिए कि चटगांव से जुड़ता है। चटगांव
शस्त्रागार लूट, और यहाँ पे सूर्यसेन का नाम याद रखना है, मास्टर दा का याद रखना है। कब हुई थी ये घटना? ये हुई थी 18 अप्रैल 1930 को। तो इसी तरह से जिस भी विषय में आप लिंक कर पाओ संबंधित तथ्य को, उस विषय में लिंक करने का प्रयास करो। इससे आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए चीज़ें बेहतर होंगी, साथ ही कंटेंट रहेगा, मुख्य परीक्षा भी बेहतर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। 6 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत जापान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? इसमें देखो, एक तो बता दिया कि जिमेक्स नामक सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और जापान के बीच होता है। अब इसमें पूछ लिया है कि जिमेक्स जो सैन्य अभ्यास है ये हाल ही में कहाँ किया गया? तो हाल ही में जो इसका आयोजन था ये अरब सागर में किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। जापान के बारे में मैंने बहुत डिटेल में सबसे पहली वीडियो में चर्चा की थी इस सीरीज के, कि जापान 4 द्वीपों पर विस्तारित देश है, जिसमें होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु आते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण द्वीप इनका होन्शु है, जिसपे ज्यादातर इनके प्रमुख शहर स्थित हैं। टोक्यो राजधानी शहर, इनका माउंट फ्यूजी जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो भी यहीं पर स्थित है। इसके साथ साथ हमने बहुत सारे नगरों के नाम बताए थे, और मैंने बोला था कि ये पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इनके बारे में थोड़ा सा वर्क कर लीजिएगा। कौन कौन से नगर हैं? सेंदई, कौन कौन से नगर हैं उनकी लिस्ट बता रहा हूं, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। जैसे सेंदई से सेंदई फ्रेमवर्क समझौता हुआ था, फिर नागोया से नागोया प्रोटोकॉल, फिर मॉन्ट्रियल से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल के बाद फिर आता है क्वेटो से आप जानते हो क्वेटो प्रोटोकॉल। तो इस तरह से जो प्रोटोकॉल हुए हैं, जो समझौते हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है पर्यावरणीय दृष्टि से, तो उसको आप देख लीजिएगा कि संदर्भ में कौन सा समझौता हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 अक्टूबर 2021 को किसने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? इससे पहले शिंजो अबे हुआ करते थे। तो बोला जा रहा है कि किसने 4 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसमें 4 नाम दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। इन चारों में से कौन सा सही है? जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं आपको बताना है। आपको पता होगा जापान के एक शहर और भारत के एक शहर के बीच सिस्टर सिटी समझौता हुआ था। बनारस को क्योटो बनाने की बात हो रही थी और उस दिशा में अब काम भी हो रहा है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हाल ही में जापान के सहयोग से बनकर वाराणसी में तैयार हुआ है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है, स्थित आप कह सकते हो प्रमुख धाम है। हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पवित्र स्थान है। आप देखोगे कि यहाँ पे संत रविदास घाट है और संत रविदास घाट से चुनार फोर्ट के बीच के लिए फेरी सेवा शुरू हुई थी, जिसको बोलते थे अलकनंदा क्रूज सेवा। यह भी आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है ये, और सिल्क साड़ियों के लिए विशेष रूप से बनारस की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको काशी विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी आपको देखने को मिल जाएगा। सारनाथ इससे 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बनारस बहुत ही अच्छा, आप कह सकते हो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा शहर है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा फूमियो किशिदा। बी विकल्प सही उत्तर है, बी विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, चले आज का लास्ट प्रश्न क्या है? 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत एवं किस देश के बीच औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था? रूस, जापान, इजराइल, यूएसए। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चलिए बताएं, इनमें से कौन सा सही है? भारत और किस देश के मध्य औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो आपको बता दें यह शिखर सम्मेलन भारत और यूएसए के बीच आयोजित किया गया था। यूएसए के बारे में मैंने पिछले दिनों बताया था कि यूएसए का एक प्रांत है जॉर्जिया, और जॉर्जिया प्रांत में कन्नड़ राज्य भाषा दिवस मनाया गया था। यह भी आपको पता होना चाहिए। अमेरिका की बात हो रही है, यूएसए की, इनकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा, और नासा लगातार चर्चा में रहती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 2 प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसियां भी हैं, जैसे स्पेसएक्स का नाम आपने सुना होगा, ब्लू ओरिजिन का नाम सुना होगा। ब्लू ओरिजिन वही कंपनी है जो अंतरिक्ष टूरिज्म करा रही है। किसकी कंपनी है? जेफ बेजोस की कंपनी है। यदि हम स्पेसएक्स की बात करें तो आप जानते हो स्पेसएक्स जो है वो किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है। तो याद रखना है, ब्लू ओरिजिन हो गया, स्पेसएक्स हो गया, इन सब के बारे में याद रखना है। ठीक है, जैसे स्पेसएक्स का एक रॉकेट है जो अक्सर अंतरिक्ष मिशनों में प्रयोग किया
जाता है, बोलते हैं फॉल्कन। तो फॉल्कन श्रेणी के जो रॉकेट हैं वो स्पेस एक्स के हैं और बहुत ही पावरफुल रॉकेट आज के समय में माने जाते हैं। तो ये पता होना चाहिए, विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों के बारे में उनके हेड कौन है पता होना चाहिए, ठीक है। अंतरिक्ष टूरिज्म की जो एक प्रकार से बोले आधारशिला रखी है वो ब्लू ओरिजिन ने रखी है, जेफ बेजोस ने रखी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आज जितने भी प्रश्न देखे इससे संबंधित कहीं भी कोई डाउट हो तो तुरंत यहाँ से फेसबुक पेज पर शिफ्ट करिए, फेसबुक पेज पर आइए, वहाँ पे आपके डाउट लिए जाएंगे, आपकी समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रतिदिन इसी तरह से 20 प्रश्नों की सीरीज चलती रहेगी और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दीजिए, बाकी स्वयं आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर्स में 100% करके दूंगा और इतना बेहतर दूंगा कि आपके प्रश्न बचेंगे नहीं। 85 से 90% प्रश्न आपके सीधे पूछे जाएंगे, जितना मैं आपको बता रहा हूं, इतना मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, ठीक है। तो यहीं पर चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही बने रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, माता पिता को खुश रखें और अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा उन्मुख रहें और प्रथम प्राथमिकता में अपनी तैयारी को रखें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।